हेलो एवरीवन। मैं आपके साथ मोहम्मद सफला खान मुखातिब हूँ और आज हम स्ट्रेटेजिक कंपनसेशन का चैप्टर जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अप्रोच, इसके अंदर जो है चैप्टर नंबर 2 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम कॉन्टेक्सचुअल इन्फ्लुएंस ऑन कंपनसेशन प्रैक्टिस होगा। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं द सोशल गुड रेफर्स टू। उसमें क्या है जी, बूमिंग इकॉनमी कैसे उठती है, कैसे वो रेस करती है। उसके बाद है लो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, के लो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है इसका क्या असरात होते हैं। फिर है जी प्रोग्रेसिव वेज एंड बेनिफिट्स, कि जो प्रोग्रेसिव वेज होते हैं और उनके बेनिफिट्स वो क्या होते हैं। और क्या है जी, सेफ एंड हेल्थफुल वर्किंग कंडीशन, यानी सेफ्टी और हेल्थफुल कंडीशन एनवायरनमेंट में आप कैसे काम करते हैं। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी, हमारे पास है ग्रुप गोल्स। इसमें क्या है जी, एम्प्लॉयज़ गोल्स। ये क्या होता है जी, एम्प्लॉयज़ फंडामेंटल्स गोल्स आर टू अटेन हाई वेजेस, कॉम्प्रीहेंसिव बिहेवियर, सेफ एंड हेल्पफुल वर्क कंडीशंस एंड जॉब सिक्योरिटी, यानी कि इसमें आपकी जॉब सिक्योरिटी को, आपकी वर्क कंडीशंस को और आपकी हेल्थ को और उसकी सेफ्टी को जो है देखा जाता है। ये आपके एम्प्लॉयज़ के गोल्स होते हैं। फिर है जी एम्प्लॉयज़ फर्दर गोल्स को हम देख रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में वो क्या होते हैं। प्राइवेट सेक्टर employees strive to increase profit, market share and return on in इन्वेस्टमेंट, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को देखा जाता है, मार्केट शेयर को देखा जाता है और इंक्रीज प्रॉफिट किस तरह करना है। ये प्राइवेट सेक्टर जो है, यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वो इस काम पे लगे रहते हैं, जुटे रहे। और जो गवर्नमेंट, आगे हम चल रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, ये क्या करते हैं। द government's ultimate goal is to promote the social good without exhaustive involvement in private sector employees ऑपरेशन। एम्प्लॉयज़ के ऑपरेशंस के मुताबिक जो है इनको प्रमोट कैसे करना है, सोशल गुड्स के विदाउट जो है एक्सटेंसिव इन्वॉल्वमेंट के प्राइवेट सेक्टर में। ये गवर्नमेंट के गोल्स होते हैं। आगे चलने स्टूडेंट्स, ये क्या है जी, रेलिवेंट एम्प्लॉयज़ लॉज। रेलिवेंट एम्प्लॉयज़ लॉज वो क्या है जी, इक्वल पे एक्शन, यानी इक्वल पे एक्शन हो सबको, यानी कि क्या काला हो क्या गोरा हो, दोनों को जो है इक्वल पेमेंट हो, क्या है वो मर्द हो या औरत हो, सबको इक्वल वेजेस मिले, उनकी पेमेंट में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये देखा जाता है। फिर जी टाइटल 8, टाइटल 7 सिविल राइट्स एट 1964, ये अमेरिका का है। फिर है बेनिफिट अमेंडमेंट टू टाइटल V7। फिर है जी एग्जेक्टिव ऑर्डर 11246 एंड 1141। फिर है एज डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि एज डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट की उसमें डिस्क्रिमिनेशन हो कि जो बड़ा एज के उससे ज़्यादा फ़ायदे और जो छोटा एज के उससे नुकसान आते हो, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म होना चाहिए। जबकि उसकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे उसको सहूलत देनी चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। फिर है जी ऑर्डर वर्कर्स बेनिफिट प्रोटेक्टिव एक्शन, यानी ऑर्डर वर्कर प्रोटेक्टिव बिहेवियर के एक्शन में। फिर है सिविल राइट एक्शन ऑफ 1991। आगे जी फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, वो क्या है, आर्टिकल 1 सेक्शन 8 कॉन्ग्रेशनल पावर। फिर है जी फर्स्ट अमेंडमेंट, ये विच कांग्रेस कैन नॉट डू। फिर है फर्स्ट अमेंडमेंट, फिर है इंडिविजुअल राइट। फिर है जी 14 अमेंडमेंट सेक्शन 1 स्टेट गवर्नमेंट लिमिटेशन, ये सब अमेरिका की है। फिर है जी गवर्नमेंट मेकअप, इसमें क्या लेवल्स है, इसमें क्या है, पहले फेडरल गवर्नमेंट लेवल पे क्या होता है, ओवरसीज द एंटायर यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट्स टेरिटरीज। फिर है जी स्टेट enact and enforce laws that pretend extensively to their respective region। फिर है जी local enact and enforce laws that are most pertinent to smaller geographical region। उसमें जा रहे हैं कैंपिंग कंट्री। फिर है जी ब्रांचेस, उसमें क्या एक्सटेंसिव इन्फोर्समेंट लॉज। फिर है लेजिस्लेटिव मेक्स लॉज। फिर है जी जस्टिकल इंटरप्रिटेशन लॉज। फिर है जी कंपीटेशनल लॉज थीम्स, उसमें क्या जी इनकम कंटिन्यूटी। फिर है सेफ्टी। फिर है वर्क आवर्स, यानी आपकी इनकम कितनी है, आपकी सेफ्टी की वर्क आवर्स कितनी है। फिर है जी पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो। फिर है जी मीटिंग डिसेबिलिटी एंड फैमिली नीड्स और डिसेबिलिटी को भी देखा जाता है। फिर है प्रिविलिंग
वेज लॉज। फिर है जी आगे हम चलते जी FLSA ऑफ 1938, इसमें के 3 बोल्ड इश्यूज़। मिनिमम वेज डॉलर 7.25 से पर आवर से 2009 पे ही मिलने चाहिए। फिर है ओवर टाइम पे यानी ओवर टाइम उसकी पेमेंट देनी चाहिए। फिर चाइल्ड लेबर प्रिवेंशन यानी चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए। आगे है जी 6 डिफिनिंग FLSA ट्रेनिंग फैक्टर्स, उसमें क्या जी साइड ट्रेनिंग लाइक वोकेशनल स्कूल्स। फिर ट्रेनिंग बेनिफिट्स द ट्रेनिंग, फिर ट्रेनिंग इज क्लोजली सुपरवाइज्ड ऑन जॉब्स। फिर नो इमीजिएट बेनिफिट्स टू एम्प्लॉयज़। फिर ट्रेनिंग नॉट गारंटीड एम्प्लॉयज़। फिर जी पेड ट्रेनिंग नॉट मैंडेटरी। आगे जी फालसा एग्जिमिट पोजीशन, इसमें क्या है एक्सटेंसिव होने चाहिए। एग्जेक्टिव होने चाहिए। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे होने चाहिए। फिर लर्निंग प्रोफेशनल होने चाहिए। फिर क्रिएटिव प्रोफेशनल होने चाहिए। फिर कंप्यूटर पोजीशन होने। फिर आउटसाइड सेल्स होने। फिर है ये मोस्ट अदर जॉब्स आर नॉन एक्सपेक्टेड नॉन एक्सेप्टेड जॉब्स आर सब्जेक्टेड टू द फालसा ओवर टाइम पे प्रोविजन। आगे चलते स्टूडेंट ये जी फारसा एग्जाम्पशंस क्राइटेरिया, इसमें क्या है जी अगर आप स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे देखें तो जी एग्जेक्टिव्स है और राइट साइड पे देखिए इसकी डिटेल है। फिर हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जेक्टिव से, तो वो क्या है जी मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइज और रिकॉग्नाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ सब डिवीजन, यानी कि जिसका काम मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है हर एक डिवीजन को। फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव, इसमें क्या है जी परफॉर्मिंग ऑफ ऑफिस और नॉन मैनुअल वर्क डायरेक्टली रिलेटेड टू द मैनेजमेंट और जनरल बिजनेस ऑपरेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयज़ कस्टमर, यानी एम्प्लॉयज़ के कस्टमर्स के हिसाब से जो इसको देखा जाए। फिर है लर्नड प्रोफेशनल, इसमें क्या परफॉर्मिंग ऑफिस और नॉन मैनुअल वर्क रिक्यूरिंग नॉलेज ऑफ एन एडवांस टाइप इन फील्ड ऑफ साइंस और लर्निंग customary acquired by a prolonged country of specialized intellectual instruction। फिर है जी क्रिएटिव प्रोफेशनल, इसमें क्या जी परफॉर्मेंस वर्क रिक्वायर्स इन्वेंट imagination, originality or talent in a recognized field of artistic or creative एंडिवर्स, यानी आर्टिस्टिक क्रिएटिव एंडिवर्स के हिसाब से इसे क्रिएटिव प्रोफेशनल होना चाहिए। फिर है कंप्यूटर, इसमें कि एम्प्लॉयज़ एज ए कंप्यूटर सिस्टम एनालिस्ट, कंप्यूटर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर इंजीनियर और अदर सिमिलर स्किल्स वर्क इन द कंप्यूटर फील्ड, यानी इसकी फील्ड के ऊपर भी काम होना चाहिए। फिर आउटसाइड सेल्स, इसमें कि मेकिंग सेल्स और ऑब्टेनिंग ऑर्डर और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सीरीज सर्विसेज और फॉर फर्दर use of facilities for which a consideration will be paid by the client or customarily and regularly engage away from the employee's place or places of business। आगे स्टूडेंट चले ये चाइल्ड लेबर है, इसमें क्या जी एज 14 एंड यंग कैन नॉट, यानी 14 साल से छोटे बच्चे जो हैं वो काम नहीं करेंगे। फिर है जी एज 14 एंड 15 कैन वर्क, यानी 14 साल से ऊपर के बच्चे काम कर सकते, वो भी कितने काम कर सकते, उनकी शर्त याद ये है 3 आवर्स ऑन स्कूल नाइट, यानी 3 घंटे स्कूल नाइट में कर सकते। फिर 18 आवर्स अ वीक ड्यूरिंग स्कूल, यानी 18 घंटे से जब वो वीक में काम रहे। 40 आवर्स ऑन वीक वैन स्कूल ऑफ, यानी 14 घंटे जब उनकी छुट्टियाँ हों तब वो काम कर सकते हैं। 40 घंटे यानी वो काम कर सकते हैं उनकी छुट्टियों। फिर है जी एज 16 से 7, यानी 16 से 17 या 17 जो है या 17 जैसे भी आप इसे कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, इसे वैसे हम 16 से 17 कहते हैं। तो 16 से 17 ईयर्स एज के जो बच्चे, इनके लिए नो एज रिस्ट्रिक्शन, इनके लिए कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अमेरिका में कैन नॉट वर्क इन हैज़र्डियस कंडीशन, लेकिन उनके लिए एक कंडीशन है कि उन्हें जहाँ पे हैज़र्डियस कंडीशन हो, जहाँ पे गंदा इन्वायरमेंट हो यानी केमिकल हार्मफुल हो, तो ऐसी जगह पर उनको काम नहीं करने दिया जाएगा। आगे जी वर्क आवर्स एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्शन एक्ट ऑन 1960। अब ये अमेरिका का क्या कहता है, ये जी covers laborers and machines of federal funds contractors, यानी क्या फंड्स और कंट्रैक्टर्स का इसमें काम है। फिर है जी कंस्ट्रक्टर्स रिक्वायर्स टू पे ओवर टाइम रेट ऑफ 1.5 टाइम रेगुलर पे, यानी कि उनको 1.5 ओवर टाइम पे रेगुलर मिलेगी। आगे MC मराना OH सर्विस कंट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1960, ये अमेरिका का क्या कहता है, ये फॉर फेडरल फंड्स सर्विस कंट्रैक्टर्स, इसमें क्या है जी इसके फैक्टर्स क्या है, फॉर रिकॉग्नाइजिंग ट्रेड्स
और क्राफ्ट। फिर है जी नॉट फॉर स्किल्स मैकेनिकल और मैनुअल जॉब्स। फिर है जी मस्ट पे लोकल प्रिविलेज वेजेस। फिर है जी इक्वल पे एक्ट 1963। फिर है प्रोडेंट फालसा। फिर है जी इन्फोर्समेंट EEOC। फिर है प्रोहिबिटेड सेक्स डिस्क्रिमिनेशन। सेक्स का मेल और फीमेल का नहीं होना चाहिए, या गे का या ट्रांसजेंडर का नहीं होना चाहिए, लेस्बियन का, किसी का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सबको इक्वली जो है वो केयर करनी चाहिए। फिर है डिफिंड कंपनसेबल फैक्टर्स। फिर है जी डिफाइन कंपनसेबल एक्टिविटीज़। फिर है जी इस्टेब्लिशिंग लीगल पे डिफरेंशियल्स। फिर है जी कोई डिफरेंसेस नहीं होनी चाहिए। फिर है जी कंपनसेबल फैक्टर्स, इसमें क्या जॉब्स ऑफ इक्वल वर्थ। फिर है इसमें क्या जी लेवल ऑफ स्किल्स होने चाहिए सबके इक्वल। फिर एफर्ट इक्वल होनी चाहिए। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए सबको इक्वल है। फिर वर्किंग कंडीशन जो है वो सेफ़ होने चाहिए और केयर के साथ वहाँ पे रखना चाहिए इन्वायरमेंट में एम्प्लॉयज़ को। आगे जी हमारे पास है कंपनसेबल एक्टिविटीज़। इसमें क्या वर्क फॉर एम्प्लॉयज़ बेनिफिट्स। इसमें क्या है जी कि एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट्स के लिए काम होना चाहिए। फिर एम्प्लॉयज़ कंट्रोल नंबर्स ऑफ आवर्स वर्क पे काम है। फिर टाइम इज सफिशेंट एंड परमिटेड होना चाहिए। फिर टाइम इज़ रिक्वायर्ड बाई एम्प्लॉयज़ होना चाहिए। फिर टाइम इज़ इंटीग्रेटेड टू रेगुलर ड्यूटीज़ उसमें पूरी होनी चाहिए। फिर कंपनसेबल इन यूनियन कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। फिर सिमिलर टाइम पे इन पास्ट में काम होना चाहिए। आगे स्टूडेंट चलेंगे जी लीगल पे डिफरेंशियल्स। इसमें क्या पेमेंट मेड परसुएंट टू आ सीनियर सिस्टम में होना चाहिए, मेरिट सिस्टम में होना चाहिए, अर्निंग मेजर्ड बाय क्वालिटी और क्वांटिटी में होना चाहिए। फिर है डिफरेंशियल नॉट बेस्ड ऑन जेंडर, यानी डिफरेंस जेंडर के बेस में नहीं होना, वही जो पहले चलता आ रहा है। फिर है सिविल राइट्स एक्ट 1964, ये क्या टाइटल 7 ये क्या कहता है जी प्रमोट्स इक्वल एम्प्लॉयज़ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर माइनॉरिटी, यानी कि जो माइनॉरिटीज़ हों उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको भी जैसे मेजॉरिटी के लोग हैं उसके साथ रखा जाए, उनकी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। फिर है जी डिफाइन 2 टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस। वो क्या है जी नंबर 1 क्या होता है हमारे पास डिस्पैरेट ट्रीटमेंट और इंटरनेशनल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि एक डिस्पैरेट ट्रीटमेंट यानी कि जो मेजॉरिटी उसका और ट्रीटमेंट होता है और जो माइनॉरिटी उसको और तरह से ट्रीट किया, जबकि इंटेंशनल जो डिस्क्रिमिनेशन है वो क्या है कि अगर आपका ग्रुप ऑफ पीपल है तो आप और आप उन्हीं में से हैं तो आप उनको ज़्यादा अच्छा ट्रीट करेंगे, और जो दूसरे ग्रुप का आदमी है बाहर से आगे उसको आप डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। फिर है जी डिस्पेरेट इम्पैक्ट, इसमें कि अनइंटेंशनल एंड डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि इसका जो ये आपकी जो जोग्राफिकली इसका इम्पैक्ट और ये अनइंटेंशनल हो जाता है कि जान के भी बंदा नहीं करता, लेकिन वो सबकी नज़र में आ जाता है कि आपसे एक गलती हुई है कि आपने डिस्क्रिमिनेशन की। फिर है जी इस्टेब्लिशिंग कवरेज, एस्टेब्लिश कवर्ड एम्प्लॉयर्स है। उसके बाद है एक्सक्लूडेड फेडरल एम्प्लॉयज़। आगे जी है जी टाइटल 7 डिस्क्रिमिनेशन, इसमें है जी डिस्पेरेट ट्रीटमेंट के अलग ट्रीटमेंट किया। फिर इंटेंशनल किया जाता है, जानबूझ के किसी को हार्म किया जाता है कि कोई माइनॉरिटी है उसको मेजॉरिटी उसको तंग करती है, उसको वहाँ से निकालने के लिए हर तरह की साजिश रचती है, तो ये होता है। फिर है जी वर्कर्स ट्रीटेड अनफेयरली बिकॉज ऑफ रेस कलर रिलीजन जेंडर नेशनल ऑरिजिन, यानी इसमें आपकी रेस कलर जेंडर रिलीजन ये हर चीज़ जो है और आप किस रीजन से ताल्लुक़ रखते हैं ये डिस्क्रिमिनेशन में आ जाता है जो वर्कर्स फेस करते हैं जब वो जॉब पे काम कर रहे होते हैं। फिर है जी डिस्पेरेट इम्पैक्ट। फिर है अनइंटेंशनल, ये कि अनइंटेंशनल अनइक्वल ट्रीटमेंट फॉर पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ ग्रुप, यानी अनइक्वल जो है उनको रखा जाता है, बराबर तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता। और ये अनइंटेंशनल इसमें कोई बंदे की सोच नहीं, बस उसकी DNA इस तरह का होता है इसलिए वो डिस्क्रिमिनेशन आम लोगों से कर रहा होता है। इक्वल राइट्स फॉर वर्कर्स, इक्वल राइट्स फॉर वुमेंस, ये क्या जी लेली लिबेट फेयर पे एक्ट, ये क्या कहता है जी अमेरिका का ओवरटर्न्स द 2017 ली बेटर सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, ये इसने चेंज किया। फिर है जी हेल्प क्लोज टू पे बिटवीन मैन एंड वुमेन, यानी कि जितना लोगों को पे करना है अलग अलग पे नहीं करना। फिर पे डिस्क्रिमिनेशन चेंज मस्ट सिंपली बी फिल्ड विदाउट 180 डेज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन पे, यानी 180 डेज़ के लिए इसका पे चेक है। फिर है जी पे चेक फेयरनेस एक्ट, पे चेक फेयरनेस एक्ट अमेरिका का था, ये क्या है जी स्ट्रेंथन द रेमिडीज अवेलेबल टू पुट सेक्स बेस्ड पे डिस्क्रिमिनेशन ऑन पार विद रेस बेस्ड पे डिस्क्रिमिनेशन। फिर प्रोहिबिट एम्प्लॉयज़ फ्रॉम रिटेलिंग
अगेंस्ट एम्प्लॉयज़ हु शेयर सैलरी इंफॉर्मेशन विद देयर को वर्कर, यानी मैं इसको वर्कर के हिसाब से कैसे उन्हें रखना है, ये सारा का सारा जो डिस्क्रिमिनेशन, इसके लिए पे चेक फेयरली बनाया गया था अमेरिका में, जो कि पहले ये होता था। आगे जी ADEA ऑफ 1967, ये अमेंडेड 1978, 1986 एंड 1990। इसमें क्या है जी, कवर्स ये क्या करते हैं तीनों एक्ट, ये कहते हैं प्राइवेट एम्प्लॉयज़ 20+, फिर लेबर यूनियन फिर 25 मेंबर्स होने चाहिए, यानी कि प्राइवेट एम्प्लॉयज़ 20 इसके मेंबर होने चाहिए, लेबर यूनियन के 25 से ज़्यादा होने चाहिए, और एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ होनी चाहिए। फिर जी इन्फोर्समेंट बाय EEOC, इनको इन्फोर्स करना चाहिए। फिर प्रोटेक्टिव फॉर वर्कर्स एज जो है 40+ इनकी एज होनी चाहिए, और सेट अर्लियर रिटायरमेंट गाइडलाइन, यानी अर्लियर जल्दी उनको रिटायर करने की गाइडलाइन भी जारी करनी चाहिए। आगे OWBP है, ये क्या है जी, इसमें 3000 एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, 75 से होने से आउट ऑफ 25% जो है वो एम्प्लॉयज़ है, 40% जो है और या ओल्ड उससे उम्र के बड़े होने। फिर है जी 2.250, ये 75% ऑफ द यंग देन 39 ईयर्स है। फिर टोटल एनुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ $120,000 होने चाहिए। फिर है 40+ पे जो है 84,000, 70% में 39 की एज पे है वो $36,000 और 30% होनी। फिर ओल्डर वर्कर्स की पे जो है वो मच मोर होनी चाहिए, ज़्यादा होनी, ताकि वो अपनी बच्चों पे बोझ ना बने, वो अपनी मेहनत से खुद काम कर सके। आगे चलते हैं स्टूडेंट, ये जी सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1991, ये जी शिफ्ट बर्डन ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिस्पेरिट, इसका जी इम्पैक्ट टू एम्प्लॉयज़। इसमें क्या है जी, फीलिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेशन क्लेम्ड चेंज, US सिटीजन्स वर्किंग ओवरसीज में फिल सूट अगेंस्ट US बिजनेस फॉर डिस्क्रिमिनेटरी एम्प्लॉयज़ प्रैक्टिसेस। फिर है जी कवर्स US सेंट एम्प्लॉयज़ एंड एग्जेक्टिव ब्रांचेस पोलिटिकल अपॉइंटमेंट से इनको देखा जाता है। आगे जी प्रेगनेंसी डिस्क्रिमिनेशन एज एक्ट 1979, ये क्या है जी, अमेंडमेंट टाइटल 7। फिर है जी प्रोहिबिटेड डिस्पेरेट इम्पैक्ट ऑफ प्रेगनेंसी, यानी जो प्रेगनेंट लड़की उनके अंदर डिस्क्रिमिनेशन है। प्रेगनेंसी ट्रीट लाइक डिसेबिलिटी, फिर है जी उसको डिसेबिलिटी से नहीं करना चाहिए, यानी लेकिन यहाँ पे किया जाता है। फिर है जी एक्यूरेट सर्विस भी बेनिफिट नॉट लॉस। फिर है जी अमेरिकन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1990, ये क्या अमेरिका का कहता है, ये प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ विद डिसेबिलिटी, यानी इनकी डिसेबिलिटी को देखा जाए। फिर है रीज़नेबल अकोमोडेशन, इनकी रीज़नेबल अकोमोडेशन की जाए। फिर है जी डिफाइन क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटी, यानी कि डिसेबिलिटी उनकी देखिए। फिर इन्फोर्स बाय EEOC। आगे चलते हैं स्टूडेंट, ये जी ADA एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 2008 makes an important change to the definition of the term disability। इसमें ये change the way that these statutory terms should be interpreted। इसमें क्या expand the definition of major life activities by including two non-executive lists, उसमें क्या reading, bending and communicating। फिर है जी functions of the immune system, normal cell growth, digestive bowel, pedal, neurologic brain, respiratory, correlatory, endurance and reproductive functions। फिर है जी my mitigation measures other than ordinary eye glasses or contact lenses shall not be considered in assessment whether an individual has a disability। फिर है जी clarifying that an impairment that is sporadic or in remaining in disability if it work substantially limited a major life actually when active। फिर है जी FMLA, ये क्या जॉब प्रोटेक्शन ड्यूरिंग द फैमिली एंड मेडिकल। फिर है जी इमरजेंसीज में काम है। फिर है गारंटी अप अनपेड लेवल। फिर है जी एम्प्लॉयज़ रिटर्न सेम और सिमिलर। फिर है जी पोजीशन पे कंडीशंस और बेनिफिट, सब में ये काम है। आगे जी है डेवियस बेकन एक्ट, ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स विद फेडरल कॉन्ट्रैक्ट्स। फिर है जी अप्लाइज टू वन साइड लेबरर्स एंड मशीन्स। फिर है मस्ट पे प्रिविलेज
wages, फिर must offer comparable benefits। आगे जी वालिश हेनरी पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट, इसमें क्या कवर्स contractors and many facilitators which sells supplies material and equipments to the federal government। फिर coverage is more extensive than Devia Bacon Act, फिर applies to both constructions and non construction activities। आगे जी मेन IRC regulations, इसमें के फेडरल इंस्ट्रूमेंट कंट्रीब्यूशन एक्ट FICA, इसमें के फेडरल अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स एक्ट FUTA, इसमें क्या FICA टैक्स एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयज़ टू फाइनेंस द सोशल सिक्योरिटी ओल्ड एज, यानी ओल्ड एज और सोशल सिक्योरिटी जाए। फिर सर्वाइवर एंड डिसेबिलिटी इंस्ट्रूमेंटल प्रोग्राम OASA के मुताबिक दी जाए। आगे जी हमारे पास एम्प्लॉयज़ रिक्रूटमेंट इनकम सिक्योरिटी एक्ट 1974, ये ERISA में हो। रेगुलेशन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एम्प्लॉयज़ बेनिफिट्स प्रोग्राम इंक्लूड में क्या जी, इसमें क्या आना चाहिए, उनका मेडिकल आना चाहिए, उनकी लाइफ आनी चाहिए, उनकी डिसेबिलिटी आनी चाहिए और उनकी पेंशन, हर चीज़ इंक्लूड होनी चाहिए, 4 चीज़ें। और फिर है जी एरोसा टॉपिक्स, ये जी एम्प्लॉयज़ रिपोर्टिंग एंड डिस्क्लोजर ड्यूटीज़, ये इसमें हो। फिर है जी फंडिंग ऑफ बेनिफिट्स इसमें दी जाए। फिर है फेड्यूलरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोग्राम, ये इसमें होने चाहिए। फिर है जी वेंटिंग राइट्स होने चाहिए। फिर पास है एरेसा एडमिनेंट्स, इसमें क्या टैक्स इक्वलिटी एंड फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट ऑफ 1982, इसमें क्या होने चाहिए जी अमेरिका के डिफेक्ट रिडक्शन एक्ट ऑफ 1984। फिर टैक्स रिफॉर्म्स एक्ट 1986। फिर है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड टैक्स रिलीफ रिकन्सिलेशन एक्ट 2001 होना चाहिए। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहा है कंसोलिडेटेड बस बजट रिकॉन्सिलेशन एक्ट 1985, इसमें जिसे हम मुखफ़फ़ इसका COBRA पढ़ते, कोबरा इसे पढ़ते हैं, तो इसमें क्या जी प्रोवाइड्स एम्प्लॉयज़ अपॉर्चुनिटीज़ टू कंटिन्यू रिसीव एम्प्लॉय स्पॉन्सर मेडिकल केयर इन इंश्योरेंस टेम्परेरी इफ देयर coverage otherwise casier due to, इसमें क्या टर्मिनेशन ले ऑफ अदर चेंज इन एम्प्लॉय स्टेटस हो। आगे क्या अमेरिकन रिकॉग्नाइज री इन्वेस्टमेंट एक्ट ऑफ 2009, ये के ARRA provides for 65% of the reduction in COBRA presumes for certain assessment eligibility in individual for up to 9 months, यानी 9 months के लिए हो। फिर है जी an assistance eligibility introduce individual is a COBRA qualified beneficial who meets all the following requirements। अब चलिए वो फॉलोइंग कौन सी रिक्वायरमेंट्स है वो हमारे पास होंगी जी। एलिजिबिलिटी फॉर कोबरा कंटिन्यूएशन कवरेज बिटवीन September 1, 2008 टू December 31, 2009। फिर इलेक्शंस कोबरा कवरेज होनी चाहिए। फिर हैज़ अ क्वालिफाइड इवेंट फॉर कोबरा कवरेज, ताकि कोई भी चीज़ जो है वो शफाफ हो, कोई भी चीज़ जो है वो ऐसे जाली ना हो, इसके लिए किया जाता है। आगे जी है हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट 1996, इसमें कि HIPAA, ये क्या 4 मेन प्रोविंशन, इसमें क्या गारंटी रेडी एसेस टू कवरेज अंडर आ subsequent employees health plan regardless of their health or claims experiments। फिर is set limited on the length of the times that health plans and health insurance may improve pre-existing conditions। फिर counts periods of continuity coverage under the another form of the comprehensive health coverage towards a pre-existing conditions limit। फिर protects the transfer disclosure and use of health care information। आगे स्टूडेंट्स चलते हमारे पास है पेंशन प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2006। ये क्या कहते हैं अमेरिका का, ये जी स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ द पेंशनर बेनिफिट्स गारंटी कॉम्प्रीहेंशन कॉपरेशन PBGC by requiring that private sector companies that undefined their defined benefits plans pay substantially high
premium that is cost of providing insurance protection to ensure retirement benefits. उसमें क्या जी, raise among the employees can contribute to pension function through tax advantages. उसमें क्या जी, enable companies to enroll their employees authority in defining contribution plan. आगे जी फेडरल एम्प्लॉयज़, इसमें के लिए क्या, नॉट प्रोवाइड बाय टाइटल 7 और 1964 सिविल राइट्स एक्ट होता है ADEA, इसमें क्या, इक्वल पे एक्ट 1963, फिर है फेडरल एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन, ये जी एग्जेक्टिव ऑर्डर 11478 एंड 11935, फिर है जी रिहेबिलिटेटिव एक्ट, इसके बाद है वियतनाम एरा वेटरन री एडजस्टमेंट असिस्टेंस एक्ट, फिर है जी ये वियतनाम की वॉर तब ये बनाया गया था, फिर है जी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ राइट एक्ट, फिर है ये फैमिली एंड मेडिकल लीव एक्ट ये बनाया गया, फिर कॉज फॉर डीलिंग इन यूनियन रिप्रेजेंटेशन पे ये जो कॉन्सिस्टेंटली लोअर प्रॉफिट्स देन नॉन यूनियन कंपनीज, फिर है मेजर एम्प्लॉयज़ की कट्स इन हाईली अनआयोनाइज्ड कंपनीज, एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल एंड स्टील इंडस्ट्री, फिर है जी हाई क्वालिटी व्हीकल्स प्रोडक्टिव बाय फॉरेन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, फिर है जी एम्प्लॉयज़ ऑफ नॉन यूनियन वर्कर्स इन फॉरेन कंट्रीज एट लोअर वेजेस, फिर है जी एवरेज वेजेस अर्निंग की स्टूडेंट एट दी एंड हम लास्ट स्लाइड पे देखते हैं एवरेज वेजेस अर्निंग की आपके सामने इंडस्ट्री में और माइनिंग में, कंस्ट्रक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग के डिपार्टमेंट में, फाइनेंशियल इंश्योरेंस में, रियल स्टेट में, सर्विसेज में और रियल ट्रेड में आपके सामने 1995 से 2009 तक कैसे हुई। पहले माइनिंग में 8684 से गए, फिर 1998 में 744 हुए, फिर 2002 में 756 हुए, 2005 में 8000 और 2007 में 946 और फिर 2009 में 103 हुई। इसी तरह माइनिंग चला, इस तरह कंस्ट्रक्शन चला, इस तरह मैन्युफैक्चरिंग चली, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चला, रियल इस्टेट चला और सर्विस और रियल ट्रेड में जो है सबसे कम, जैसे कि आप देख सकते हैं 1995 में 221 था, फिर 1990 में 310 हुआ, फिर 2002 में 360 हुआ, फिर 2005 में $377 हुआ, फिर 2007 में $380 है और 2000 में 384, यानी कि सबसे कम आपका रिटेल ट्रेड इंडस्ट्री और सबसे पहले रिटेल ट्रेड गया और सबसे ऊपर जो है आपकी इंडस्ट्री गई है। तो ये जो है आपको टॉप टू बॉटम आप देख सकते हैं। तो फिर हमारा गुड लक और मेरे चैनल मोहम्मद सलाह को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें ताकि उससे मुस्तफ़ीद हो। तो बाय बाय, टाटा, टेक केयर।